press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों, हम त्रिपुरा के एक हिंसाग्रस्त प्रदेश में हैं अब, है ना। यानी लेखक जो हैं त्रिपुरा के हिंसाग्रस्त मुख्य भाग में प्रवेश करने से पहले अंतिम पड़ाव तिलियामुरा ही है ना। उनका अब अंतिम पड़ाव जो है वो तिलियामुरा ही है। वहाँ से अब आगे चलकर वो लोग क्या क्या देखेंगे, कहाँ कहाँ पहुँचेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे इसी कल्लू कुम्हार की उनाकोटी पाठ में, जो कि आपका संचयन भाग 1 पुस्तक में पाया जाने वाला ये पाठ है। यानी त्रिपुरा का हिंसाग्रस्त यानी वायलेंट, जहाँ पर वायलेंस ही वायलेंस है, वहाँ का मुख्य भाग में अभी वो प्रवेश करने से पहले वहाँ पर अभी प्रवेश करने जाना है। और वहाँ पर तो बहुत सारे विद्रोहियों का ही वो इलाका है। तो यहाँ जाने से पहले यहाँ इनका लेखक का अंतिम पड़ाव जो कि अभी तिलियामुरा ही था, तो वहाँ पर जाने के लिए वे इनसे अनुरोध किस बात के लिए करते हैं, कौन सी सुरक्षा दल मांगते हैं, तो ये हम जानेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर अगले 83 किलोमीटर 83 किलोमीटर अब 83 किलोमीटर पार करके जाएंगे तो उन्हें क्या मिलेगा। 83 किलोमीटर पार करके अब उन्हें जाना है और वो नाम है मनु। ये मनु है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे। तब इन्हें मनु तक की यात्रा के दौरान, अब मनु तक उन्हें लेखक और उनके साथियों को पहुंचना है, तो वहां पर पहुंचने के दौरान उनके जाते हुए उन्होंने ट्रैफिक की CRPF की सुरक्षा में काफिले की शक्ल में चलता है। ये CRPF जैसे कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है, एक यात्रियों का दल। काफिला किसे कहते हैं? एक यात्रियों का दल। काफिला यानी यात्रियों का दल जो है, ये CRPF उसकी सुरक्षा में काफिलों की शक्ल में ही वो जाता रहता है। तो लेखक ने मुख्य सचिव के और IG ने इंस्पेक्टर जनरल जो हैं उनसे CRPF से मैंने निवेदन किया था कि वे हमें घेरेबंदी में चलने वाले काफिले के आगे आगे चलने दें। ये जो घेरा बांधकर जो इनका CRPF जा रहा है, ये काफिले के तौर पर हम उनके आगे सुरक्षित होकर चलते रहेंगे करके ये अनुमति मांगते हैं, निवेदन करते हैं। तो थोड़ा सा नाज नखरे ने नकारात्मक को कहते हैं कि नहीं, फिर बाद में क्या करते हैं, वो तैयार हो जाते हैं। पर उनकी शर्त क्या रहती है, उस काफिले के सामने नहीं बल्कि मुझे और मेरे कैमरामैन को CRPF की एक हथियारबंदी गाड़ी में ही सवार होना पड़ेगा। और ये काम उन्हें क्या है, जोखिम में डाल सकता था, इन्हें खतरे में भी डाल सकता था। अब काफिला दिन में 11 बजे के आसपास चलना शुरू हुआ। इन्हें काफिला जो है, इन्हें यात्रियों का ये दल जो है, अब ये जो CRPF के द्वारा जा रहे हैं, कितने बजे के आसपास चलना शुरू हुआ? वो 11 बजे, 11 o'clock के आसपास चलना शुरू हुआ। मैं अपनी शूटिंग के काम में ही इतना व्यस्त था कि उस समय तक डर के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इन्हें अब आगे चलकर हमें जो डर समाएगा, जो रास्ते में जो भी चीज़ें मिलेंगी जिसे जानकर हमें बहुत ही डर लगने लगेगा, ऐसा उनके मन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो शूटिंग के काम में बहुत ही बिजी हैं। तो उस समय तक उनके लिए इन्हें इतना व्यस्त था, लेखक इतने बिजी थे कि डर की कोई गुंजाइश नहीं, इन्हें डर का कोई नाम ही नहीं था, जब तक वे सुरक्षा प्रदान कर रहे CRPF कर्मी ने साथ की निचली पहाड़ियों पर इरादतन रखे 2 पत्थरों की तरफ मेरा ध्यान आकृष्ट नहीं किया। इनके मन में वो डर नहीं है, जो कुछ भी है वे बिजी है अपने शूटिंग के काम में। तो जब तक मुझे सुरक्षा प्रधान जो भी इन्हें सुरक्षा दे रहे थे CRPF, उनके कर्मी ने साथ की निचली पहाड़ी
जो उनके साथ जा रहे हैं उनकी तरफ एक नीचे की तरफ जो पहाड़ी का रास्ता है उस पर इरादतन रखे, यानी उस पर वो जानबूझ कर क्या है रखे, नजर रखे हुए 2 पत्थरों की तरफ उनका ध्यान को खींचा नहीं है, यानी वो नहीं देख रहे कि वहाँ पर कैसा समा है, उसे देखकर मन में डर होगा, ये उसकी तरफ ये आकर्षित नहीं है। 2 दिन पहले यानी वो इलाका, वो पहाड़ी इलाका जो था वहाँ पर से जो ये जा रहे हैं वहाँ का एक क्या हिस्सा है, वहाँ पर 2 दिन पहले हमारा एक जवान यही विद्रोहियों द्वारा मार डाला गया था। यानी रेबल्स जो वहाँ पर मौजूद हैं, जो विद्रोही हैं वहाँ पर, उन्होंने उन्हीं के एक जवान को मार डाला था, यानी जान से मार दिया था। कितने दिन पहले? सिर्फ 2 ही दिन पहले करके उसने कहा। यानी वो जो पहाड़ी इलाका है उस तरफ इनका ध्यान नहीं है बिल्कुल भी, वो बेखबर है इनकी शूटिंग के काम में। तो ये सीआरपीएफ का जो आदमी है, जो जवान है, उन्हें वो कह रहा है कि 2 दिन पहले ही हमारे जवान को एक विद्रोही ने मार दिया था। तो मेरी रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। यानी बेखौफ है, निडर होके, दबंग होके जो लेखक जा रहे थे, उन्हें अभी जैसे ही पता चला कि विद्रोही द्वारा इनका सीआरपीएफ का एक जवान मारा गया, तब उन्हें महसूस हुआ, ये सुनकर उनके रीढ़ में यानी पूरे उनके शरीर में कंपनी छूट गई, कभी दौड़ने लगी। मनु तक की अपनी शेष यात्रा में मैं ये ख्याल अपने दिल से निकाल नहीं पाया कि हमें घेरे हुए सुंदर और अन्यथा शांतिपूर्ण प्रतीत होने वाले जंगलों में किसी जगह बंदूक के लिए विद्रोही भी छिपे हो सकते हैं। यानी ये पूरे तौर से अनजान हैं, इसीलिए वहाँ पर सीआरपीएफ की वो काफिले जो हैं वहाँ पर घेरेबंदी करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे प्रदेश में इसीलिए कह रहे थे कि वहाँ पर उसमें जाना जान को खतरे में डालने जैसा है। जो जिस चीज़ से बेखौफ थे, यानी अनजान थे, अब उनके मन में ये डर समा गया है कि हे भगवान, ये जो चारों ओर से घेरा हुआ ये जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, इतना शांतिपूर्ण प्रतीत हो रहा है और पता भी नहीं चलता कि उसमें भी कुछ लोग जो हैं विद्रोही लोग बंदूक के लिए हुए तैयार हैं, वहाँ पर वो छिपे हुए हैं करके। त्रिपुरा की प्रमुख नदियों में से एक मनु नदी के किनारे स्थित मनु एक छोटा कस्बा है। यानी मनु क्या है? मनु एक नदी है। मनु एक नदी है जो उसी मनु नाम के स्थित एक कस्बा है। मनु नाम के कस्बा यानी एक टाउन। मनु क्या है? एक टाउन, एक कस्बा है, वो एक टाउन है जिसमें मनु नामक नदी स्थित है। तो मनु नदी के किनारे ही स्थित क्या है? मनु एक छोटा सा कस्बा है। जिस वक्त हम मनु नदी के पार जाने वाली पुल पर पहुंचे, यानी जिस समय लेखक और उनके साथी जो मनु नदी के पार जाने वाली यानी पार करके उस तरफ जाने वाली पुल पर पहुंचे हैं, पुल यानी एक ब्रिज, तो वहाँ पर पहुंचे हैं तो वहाँ का सुंदर सा वातावरण छाया हुआ है। यानी इतनी सुंदरता वहाँ पर छाई हुई है कि सूर्य मनु के जल में अपना सोना उंडेल रहा था। यानी सूरज की सुनहरी किरणें, गोल्डन रेस जो हैं उस नदी में यानी क्या कर रहे हैं? अपना सोना उंडेल रहे हों, जैसे इतना सुंदर वातावरण समाया हुआ है। वहाँ मैंने एक और काफिला देखा। यानी लेखक जो कह रहे हैं उस नदी पर वो लेखक ने एक और काफिला यानी एक और यात्रियों का दल देख रहे हैं जो एक साथ बंधे हजारों बांसों का एक काफिला किसी विशाल ड्रैगन जैसा दिख रहा था। इन्हें लेखक क्या देख रहे हैं कि एक साथ बंधे कितने हजारों बांस, थाउजेंड्स ऑफ बैम्बूज, बांस, हजारों बांसों का एक काफिला ऐसा लग रहा है, एक विशाल ड्रैगन जैसा लग रहा है और नदी पर बहाव चला आ रहा है। और उस नदी पर जब बांस जो है उस पर बैठे लोग, काफिला एक और इधर चलता आ रहा है बहता हुआ।
डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी उसे सुलगा रही थी और हमारे काफिले की को सुरक्षा दे रही सीआरपीएफ की एक समूची कंपनी के उलट इसकी सुरक्षा का काम सिर्फ 4 व्यक्ति संभाले हुए थे। इन्हें लेखक और उनके साथी जो है पूरी की पूरी सुरक्षा में जा रहे हैं सीआरपीएफ की, तो उनकी समूची कंपनी जो आगे से आ रही है, जो काफिले बांस में बैठकर ड्रैगन की शक्ल में वो जो लोग आ रहे हैं, उसके इनके उलट सिर्फ कितने व्यक्ति हैं? 4 व्यक्ति ही संभाले हुए हैं। अब हम उत्तरी त्रिपुरा जिले में आ गए थे, है ना। अब उत्तरी त्रिपुरा का जिला जो उत्तरी तरफ है, उत्तर की तरफ है, वहां पर लेखक और उनके साथी पहुंच गए हैं। यहाँ की लोकप्रिय घरेलू गतिविधियों में से एक है अगरबत्तियों के लिए बांस की पतली सींकें तैयार करना। यानी वो बांस जो कि हजारों की संख्या में जो बांस लाए जा रहे थे, तो वो इसलिए तो यहाँ की लोकप्रिय घरेलू गतिविधियों में, यानी घर में जो गतिविधि बनाई जाती है, घर में जो एक्टिविटी बनाई जाती है, उसमें से एक है अगरबत्ती, यानी इंसेंस स्टिक्स जो कहते हैं, खुशबूदार बत्तियाँ। तो उसकी बांस की पतली सींकें, तो अगरबत्तियों में आपने देखे होंगे स्टिक्स किस तरह के होते हैं, पतली पतली सींकें जो रहती है वह इन्हीं बांस से तैयार की जाती हैं। अगरबत्तियां बनाने के लिए इन्हें कर्नाटक और गुजरात भेजा जाता है। तो इन बांसों को अगरबत्तियां बनाने के लिए कहाँ भेजा जाता है? कर्नाटका और गुजरात। उत्तरी त्रिपुरा जिले का मुख्यालय कैलाश शहर है, जो बांग्लादेश की सीमा से काफ़ी करीब है। यानी उत्तरी नॉर्दर्न पार्ट जो है त्रिपुरा जिले का, उसका मुख्यालय यानी उसका हेडक्वार्टर, उसका प्रधान केंद्र जो है वो है कैलाश शहर, जो कि बांग्लादेश की सीमा से, बॉर्डर से बिल्कुल पास है, नज़दीक है। मैंने यहाँ के जिलाधिकारी से मुलाकात की, तो लेखक वहाँ भी चले गए, जाकर वहाँ के जिलाधिकारी जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उनसे मुलाकात करते हैं। जो जिला का मुख्य अधिकारी होता है उनसे उन्होंने भेंट की, मुलाकात करना यानी भेंट करना। जो केरल से आए थे तो वहाँ पर उन्होंने जिलाधिकारी को देखा, जो कहाँ के रहने वाले हैं? केरला के, और वो एक नौजवान थे, वो बहुत ही यंग एंड एनर्जेटिक थे। वे तेज तर्रार, मिलनसार और उत्साही व्यक्ति थे। ये जो जिलाधिकारी हैं बहुत ही तेज दिमाग का व्यक्ति था और मिलनसार था, सबसे मिलने जुलने वाला व्यक्ति था और उसमें बहुत ही उत्साह था, उमंग थी। चाय के दौरान उन्होंने मुझे, यानी जब लेखक उनके साथ चाय पीने लगे तो चाय पीते हुए उन्होंने लेखक को बताया कि TPS टरो पोटैटो सीड्स, ये TPS जो है ना, टरो पोटैटो चिप, पोटैटो सीड्स, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। उसकी खेती को, खेत में जो ये पोटैटोस बोए जाते हैं त्रिपुरा में, खासकर उत्तरी जिले में, ये त्रिपुरा के उत्तर भाग में जो है खासकर किस तरह सफलता मिली है। ये टरो पोटैटो सीड्स जो खेती में बोए जाते हैं वो खासकर कहाँ? उत्तरी भाग, कहाँ के? खासकर स्पेशली त्रिपुरा के उत्तरी भाग में, उत्तरी जिले में किस तरह से वो सफलता पाए उसके बारे में इन्होंने पूरी की पूरी जानकारी दी, जिलाधिकारी ने लेखक को। आलू की बुआई, पोटैटो यानी आलू, यानी उसकी बुआई ने, उसको बोते समय, उसको डालते समय आमतौर पर पारंपरिक आलू के बीजों की ज़रूरत 2 मेट्रिक टन प्रति हेक्टेयर पड़ती है। जब आलूओं को बोया जाता है, वहाँ पर उगाने के लिए उनको डाला जाता है खेत में, तो आलू के बीजों की ज़रूरत पड़ती है, सीड्स ऑफ पोटैटो, और वो कितनी है? 2 मेट्रिक टन प्रति हेक्टेयर पड़ती है। आलूओं की बीजों की ज़रूरत कितनी है? 2 मेट्रिक टन के लिए। आप तो जानते हैं कि हेक्टेयर क्या होता है, यानी हेक्टेयर खेत के नाप तोल का एक
भाग है जो 2 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर की ज़रूरत पड़ती है आलूओं के बीजों की, सीड्स की, प्रति हेक्टेयर। आप तो जानते हैं गणित में, मैथमेटिक्स में कि हेक्टेयर 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू, वो सब कुछ मैट्रिक आप 2 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर पड़ती है। इसके बरकस यानी इसके अलावा टीपीएस की सिर्फ 100 ग्राम मात्रा ही 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए काफ़ी होती है। यानी 2 मीट्रिक टन में कितने प्रति हेक्टेयर पड़ती है ज़रूरत आलू के बीजों को खेती में डालने के लिए। इसके बरक्स यानी इसके अलावा टीपीएस की सिर्फ कितनी मात्रा, 100 ग्राम की, 100 ग्राम्स की मात्रा ही 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए काफ़ी होती है। यानी 1 हेक्टेयर की बुआई बोने के लिए 100 ग्राम की मात्रा आलूओं के बीजों की मात्रा काफ़ी है। त्रिपुरा से टीपीएस का निर्यात अब न सिर्फ असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को, बल्कि बांग्लादेश, मलेशिया और वियतनाम को भी किया जा रहा है। निर्यात यानी एक्सपोर्ट, निर्यात, एक्सपोर्ट इन बीजों का, आलू टीपीएस का जो एक्सपोर्ट है अब न सिर्फ असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को, बल्कि इन स्थानों के, इन देशों के अलावा बांग्लादेश, मलेशिया और वियतनाम को भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। कलेक्टर ने अपने एक अधिकारी को हमें मुराई गांव ले जाने को कहा। तो इस कलेक्टर ने लेखक को कहाँ जाने के लिए कह रहा है, उसके एक ऑफिसर से कह रहा है कि इनको मुराई ले जाओ। मुराई ये भी एक गांव का नाम है, वहाँ ले जाने के लिए कह रहे हैं जहाँ टीपीएस की खेती की जाती है। तो हम ये टीपीएस, मुराई में ही क्या है, टीपीएस की खेती है। यानी इटेरो पोटैटो सीड्स का खेत जो है वो मुराई नामक गांव में है। और वो कलेक्टर कह रहे हैं उनके एक ऑफिसर से, एक अधिकारी से कि लेखक और उनके साथियों को मुराई ले जाओ जहां टीपीएस की खेती की जाती है। फिर जिलाधिकारी ने अचानक मुझसे पूछा कि आप उनाकोटी में शूटिंग करना पसंद करेंगे। तो आ गई फाइनली इसी बात पर उनाकोटी। अब वो टीपीएस की खेती दिखाने के लिए मुराई भेज रहे हैं। तो मुराई को ले जाने के लिए कहते हुए अपने एक अधिकारी से कहते कहते फिर से अचानक इस कलेक्टर जिलाधिकारी ने लेखक से पूछा क्या आप उनाकोटी में शूटिंग करेंगे। उनाकोटी में आप शूटिंग करना पसंद करेंगे। यानी ये उनाकोटी सी नाम का टाइटल है जो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर आप शूटिंग करेंगे, शूटिंग करो। ये नाम मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगा। इन्हें लेखक को जैसे ही उनाकोटी नाम सुना तो उन्हें लगा कि ये नाम जाना पहचाना है, कहीं सुना हुआ है, लेकिन इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मैंने उनाकोटी नामक नाम तो सुना था मैंने, पर उसकी कोई भी जानकारी मुझे मालूम नहीं थी। जिलाधिकारी ने आगे बताया कि भारत का सबसे बड़ा नहीं तो सबसे बड़े शैव तीर्थों में से एक है। शिव भगवान जो है उसके तीर्थों में से एक भारत का सबसे बड़ा नहीं तो सबसे बड़े शैव तीर्थों में से एक स्थान है उनाकोटी। संसार के इस हिस्से में जहां युगों से स्थानीय आदिवासी धर्म ही फलते फूलते रहे हैं, एक शैव तीर्थ। जिलाधिकारी के लिए मेरी उत्सुकता स्पष्ट थी। यानी जैसे ही नाम बोलते हैं ये भी उत्सुक हो गए, बेचैन हो गए। ये जगह जंगल में काफी भीतर है। ये उनाकोटी जो है जंगलों में जाना पड़ेगा, जंगल के बहुत ही अंदर जाना पड़ेगा, बहुत भीतर जाना पड़ेगा। हालांकि यहाँ से इसकी दूरी सिर्फ 9 किलोमीटर है। यानी जंगल में अंदर दूरी तो 9 किलोमीटर है और जाते जाएंगे तो ऐसा लगेगा ये जंगल में बहुत ही भीतर है, अंदर है, जंगल के अंदर है। अब तक मेरे ऊपर इस जगह का रंग चढ़ चुका था।
तब मैं बहुत ही बेचैन हो गया था कि मैं वहाँ कब जाऊँ और वहाँ शूटिंग कब लूँ। इस जगह का रंग चढ़ गया था, मतलब उनाकोटी जाने के लिए अब लेखक बेचैन है, आतुर है, उत्सुक है। तो इस जंगल के अंदर जाना पड़ेगा 9 किलोमीटर। अब तक मेरे ऊपर इस जगह का रंग चढ़ चुका था, यानी मैं जाने के लिए पागल सा हो रहा था। तिलियामुरा से मनु तक की यात्रा कर लेने के बाद मैं खुद को ज्यादा साहसी भी महसूस करने लगा था। यानी जैसे कि तिलियामुरी नामक वहाँ से बहुत ही हिंसाग्रस्त स्थानों में भी हो आए लेखक, मनु नामक नदी से वहाँ से भी पार हो आए। तो ये देख वहाँ से चलते चलते हुए वो अपने आप को, खुद को, यानी वो स्वयं को क्या कर रहे हैं, साहसी, हिम्मत वाले समझ रहे हैं। मैंने कहा कि मैं निश्चय ही वहाँ जाना चाहूँगा। अरे मैंने इतने कठिन स्थान पार करके आ गया हूँ, तो मैं वहाँ उनाकोटी भी जाना पसंद करूँगा, तो निश्चय ही जाना चाहूँगा। और यदि संभव हुआ तो इस जगह की शूटिंग करना भी मुझे अच्छा लगेगा। अरे मुझे तो वहाँ जाना ही है, उस स्थान को तो देखना ही है, क्योंकि वो सबसे बड़ा नहीं तो सबसे बड़े शैव तीर्थों में का एक स्थान था। तो मुझे देखने के साथ साथ वहाँ पर शूटिंग भी मैं कर लूँगा। अगले दिन जिलाधिकारी ने सारी सुरक्षा इंतजाम किए और यहाँ तक कि उनाकोटी में ही हमें लंच कराने का प्रस्ताव भी रखा। यानी सोने पे सुहागा इसी को कहते हैं बच्चों। यानी एक तो इस जिलाधिकारी ने इस टीपीएस की जानकारी दी, तो वहाँ पर उन्हें उस खेती का भी दिखाया गया मुराई नामक स्थान में। तो वहाँ से वो जिलाधिकारी जो कि जवान था, उत्साहित था, तो उन्होंने लेखक को इस जगह यानी उनाकोटी की भी जानकारी दे रहे हैं और पूरी सुरक्षा का तो इंतजाम किए हैं करके लेखक को वहाँ भेज रहे हैं। साथ साथ वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें लंच कराने का भी प्रस्ताव दे दिया है। वहाँ हम सुबह 9 बजे के आसपास पहुँच गए, यानी मॉर्निंग 9 o'clock के करीब क्या है, 9 o'clock को यानी 9 घंटे के करीब लेखक उनाकोटी पहुँच गए। लेकिन 1 घंटे हमें इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि खासे ऊंचे पहाड़ों से घिरी होने के चलते इस जगह सूरज की रोशनी 10 बजे ही पहुंच पाती है। यानी ये तो गए हैं 9 बजे, बट इतने थिक फॉरेस्ट जो है, वो इतने घने जंगल जो है, उसके अंदर सूरज की रोशनी कब कितने बजे पहुंचती है, 10 बजे पहुंचती है। उनाकोटी का मतलब है एक कोटि, कोटि यानी करोड़, कोटि यानी करोड़ को कहते हैं, 1 crore, कोटि यानी 1 करोड़, ये 1 करोड़। उनाकोटी का मतलब है 1 कोटि यानी 1 करोड़ से 1 कम, पूरे 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ से 1 कम। जैसे कि 1000 को हम कहते हैं ना 999, 999, 1 rupee लेस, तो इसी तरह 1 करोड़ को 1 कम उनाकोटी का मतलब, 1 करोड़ से 1 कम। दंत कथा के अनुसार उनाकोटी में शिव की 1 कोटि से 1 कम मूर्तियां हैं, यानी 1 कोटि से सिर्फ 1 कम मूर्तियां वहां पर हैं। दंत कथा यानी प्राचीन पुरानी कथाओं से हमें पता चलता है कि उनाकोटी में किसकी मूर्तियां हैं, शिव की। इन्हें उनाकोटी में क्या है, भगवान शिव की मूर्तियां हैं। मूर्तियां यानी 1 कोटि से 1 कम, 1 करोड़ से 1 कम, 1 कोटि से 1 कम लेस, इतनी वहां पर मूर्तियां हैं। विद्वानों का मानना है कि ये जगह 10 वर्ग किलोमीटर से कुछ ज्यादा इलाके में फैली है और पाल शासन के दौरान 9वीं से 12वीं सदी तक के 300 वर्षों में यहाँ चहल पहल रहा करती थी।
इन्हें क्या बताया जा रहा है, एक विद्वान का मानना है, एक स्कॉलर के द्वारा पता चलता है कि ये जगह, ये उनाकोटी का जो स्थान है वहाँ 10 वर्ग किलोमीटर से, यानी 10 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा इलाके जो है वहाँ पे एरियाज वहाँ पर फैली हुई, वहाँ पर स्प्रेड हुआ है जंगल। और वहाँ के पाल शासन के दौरान वहाँ पर आपके पूरा का पूरा वो जंगल है, लेकिन उस समय यानी शासन के दौरान, पाल शासन के दौरान, पाल शासन जब वहाँ पर था तो उसके दौरान 9 से 12वीं सदी, 9th to 12th सेंचुरी जो कहते हैं, इन्हें 9 से 12वीं सदी तक, ये 300 वर्षों में, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, तो 3 सेंचुरी, 3 वर्ष, 300 वर्ष, 300 ईयर्स वहाँ क्या थी, चहल पहल थी, यानी लोग वहाँ पर मौजूद थे, यानी चहल पहल, गांव शहर आदमी सब मौजूद था, यानी 300 वर्ष तक, 9 से 12वीं सदी तक। पहाड़ों को अंदर से काट कर यहाँ विशाल आधार मूर्तियां बनी हैं, यानी पहाड़ों को क्या है, पहाड़ जो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं उनको अंदर से काटा गया है, अंदर से उनको काट कर क्या गया है, पत्थरों को सभी तो फोड़कर वो लोग विशाल आधार, वहाँ पर बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी हुई हैं शिव की। एक विशाल चट्टान, एक बहुत ही बड़ा पत्थर है, बड़ी से बड़ी चट्टान है, वहाँ पर ऋषि भगीरथ की प्रार्थना कर, वहाँ पर ऋषि भगीरथ जो थे उनकी प्रार्थना पर स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा के अवतरण के मिथक को चित्रित करते हैं। मिथक कौन है, पौराणिक एक कथा है ये, मिथक यानी पौराणिक कथा। उस कथा से क्या पता चलता है कि ऋषि भगीरथ में वहाँ पर एक विशाल चट्टान है जिस पर ऋषि भगीरथ, आपने सुना होगा सेज भगीरथ का नाम, उनकी प्रार्थना पर उन्होंने जब प्रार्थना की तो स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा के अवतरण के मिथक को चित्रित करते हैं। मिथक यानी पौराणिक कथाएं, पुरानी प्राचीन कथा को अवतरण करती है, जो गंगा के अवतरण को मिथक के चित्रित करती हैं। गंगा अवतरण के धक्के से कहीं पृथ्वी धंसकर पाताल लोक में ना चली जाए, यानी क्या प्रार्थना किए थे ऋषि भगीरथ ने कि स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा के अवतरण, यानी मिथक को चित्रित क्या करते हैं, गंगा के अवतरण के धक्के से, यानी गंगा नदी जो है बहती आती है, उसकी लहरें जो उठती हैं, उसके धक्के से कहीं पृथ्वी धंसकर, जमीन जो है वहाँ पर पृथ्वी जो है, जमीन जो है वो धंसकर पाताल लोक में ना चली जाए, यानी अंदर पाताल में धरती ना समा जाए, लिहाजा शिव को इसके लिए तैयार किया गया, यानी ऐसा ना हो इसीलिए किया गया, शिव को इसके लिए तैयार किया गया कि वे गंगा को अपनी जटाओं में उलझा लें। जटाएं देखें, शिव की जटाएं, तो उसमें उसको समा ले करके कहा गया है। और इसके बाद इसे धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने दें, शिव की जटाएं जो है उसमें उस नदी को, गंगा को समा ले और धीरे धीरे करके पृथ्वी पर ही बहने दें, इन्हें से धक्के से अंदर पाताल तक ना समा जाए करके कहा जाता है। शिव का चेहरा एक समूची चट्टान पर बना हुआ है, एक चट्टान जो है उस पर शिव का मुख बनाया गया है, उसका चेहरा बनाया गया है, और उनकी जटाएं 2 पहाड़ों की चोटियों पर फैली है, और उनकी जटाएं जो है 2 वहाँ पर पहाड़ हैं, उनाकोटी में पहाड़ ही पहाड़ हैं, तो उस पर सारी की सारी वो चोटियाँ उनकी फैली हैं, लेकिन उनका चेहरा, उनका फेस जो है, शिव का चेहरा एक समूची चट्टान, पूरा एक चट्टान, उस पर उनका चेहरा और बाकी की 2 चट्टानों पर उनकी जटाएं फैली हुई हैं, स्प्रेड हुई हैं। भारत में शिव की ये सबसे बड़ी आधार मूर्ति है। भारत में, पूरे भारत में भगवान शिव की ये सबसे बड़ी
मूर्ति कहलाती है, जो ऊनाकोटी में है। पूरे साल बहने वाला एक जल प्रताप पहाड़ों से उतरता है, जिसे गंगा जितना ही पवित्र माना जाता है। यानी पूरे साल में, पूरे वर्ष में सिर्फ बहने वाला एक जल प्रताप है, जो कि वो पहाड़ों से जब उतरता है तो गंगा जितना ही उसे भी पवित्र माना जाता है। ये पूरा इलाका ही शब्दशः देवियों देवताओं की मूर्तियों से भरा पड़ा है। इन्हें ये ऊनाकोटी जो स्थान है, ये सारे का सारा एरिया यानी शब्दशः यानी प्रत्येक शब्द के अनुसार देव देवताओं का यानी देवी देवताओं का निवास, यानी मूर्तियों से ही वो इलाका भरा पड़ा है। इन आधार मूर्तियों के निर्माता अभी चिन्हित नहीं किए जा सके हैं। इन आधार मूर्तियों के निर्माता जो है अभी चिन्हित नहीं किए जा सके हैं। चिन्हित यानी जिसकी अभी पहचान नहीं की जा सकी है। बहुत सारे हैं लेकिन पहचान उनकी नहीं हो सकी है। यानी स्थानीय आदिवासियों का मानना है, यहाँ पर आदिवासी लोग जो वहाँ पर मौजूद थे, उनका मानना है कि इन मूर्तियों का निर्माता कल्लू कुम्हार था। इन्हें उन आदिवासियों से पता चलता है कि ये जो भी मूर्तियाँ, स्टैच्यूज, जो भी प्रतिमाएं बनी गई हैं, इसको किसने बनाया था? एक कुम्हार ने, जिसका नाम कल्लू था। तो शिव की वो मूर्तियाँ और उसकी सभी जटाएं और सारी की सारी मूर्तियाँ, इन्हें 1 करोड़ से एक कम मूर्तियाँ जो बनाया था वो था कल्लू कुम्हार। कुम्हार जिसे कहते हैं, पता है ना, यानी कल्लू कुम्हार। वो किस लिए बनाया होगा इतनी सारी मूर्तियां, पता है आपको? तो जानेंगे। वो पार्वती का भक्त था। कल्लू जो था पार्वती का भक्त था, यानी और वो शिव पार्वती के साथ उनके निवास कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था। यानी इसके पीछे की कहानी ये बताई गई है, जिसके कारण इसने इतनी सारी मूर्तियां बनाई थी। वो किस लिए करके बताया जा रहा है? क्या बताया जा रहा है कि कल्लू कुम्हार किसका भक्त था, किसका दीवाना था? यानी कि वो पार्वती का भक्त था और शिव पार्वती के साथ उनके निवास में, वो जहाँ पर रहते थे, जिस कैलाश पर्वत पर वो रहते थे, ये भी वो वहाँ जाना चाहता था उनकी दर्शना के लिए। इतना वो पागल था। पार्वती के जोर देने पर शिव कल्लू को कैलाश ले चलने को तैयार हो गए। यानी उसकी भक्ति को देखकर पार्वती ने भी क्या किया? शिव से रिक्वेस्ट की कि इसको कैलाश पर्वत पर ले आए। तो शिव भगवान भी तैयार हो गए उसको ले जाने के लिए कैलाश के पर्वत पर। लेकिन इसके लिए शर्त ये रखी कि उसे एक रात में शिव को 1 कोटि मूर्तियां बनानी होंगी। यानी भगवान शिव ने क्या कंडीशन रखी, क्या शर्त रख दी कल्लू कुम्हार को? यदि तुम कैलाश पर्वत पर आना चाहते हो तो हमारे लिए, मेरे लिए एक ही रात में, सिर्फ एक रात में, 1 नाइट, एक रात में उसको क्या करना पड़ेगा? शिव के लिए 1 कोटि मूर्तियां, 1 करोड़ मूर्तियां बनानी पड़ेंगी कल्लू कुम्हार को सिर्फ एक रात में। किसके लिए? शिव के लिए। यदि शिव की ये शर्त पूरी हो गई तो वो उन्हें कैलाश पर्वत पर ले जाएंगे। कल्लू अपनी धुन के पक्के व्यक्ति की तरह इस काम में जुट गया। इन्हें वो काम का तो माहिर था, इन्हें परफेक्ट था वो अपने काम में, अपने धुन में, अपने हुनर में। तो उसने भी क्या कर लिया? इस शर्त को मान लिया। इस कंडीशन को मानकर उसने काम में बिजी हो गया। इन्हें क्या बनाने का काम? 1 करोड़ मूर्तियां। कल्लू कुम्हार भगवान शिव के लिए कितने दिनों में? सिर्फ 1 रात में। शिव के लिए 1 रात में 1 करोड़, 1 करोड़ यानी कोटि मूर्तियां बनाना था।
भगवान शिव के लिए, तभी जाकर वो उसे कहाँ ले जा सकते थे, कैलाश पर्वत पर, यानी पार्वती से मिलने के लिए। तो कल्लू ने भी वो शर्त मान ली और जाने को तैयार होकर उसने एक ही रात में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जब भोर हुई तो मूर्तियां एक कोटि से एक कम निकली, यानी सारी रात बनाते 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 क्या हो गई, भोर हो गई। भोर यानी सुबह, सुबह हो गई। तो जैसे ही सुबह हो गई अब काम को रोकना पड़ा, और जैसे ही सुबह हुई 1 करोड़ मूर्तियां बनानी थी, तो 1 करोड़ तैयार होने के लिए सिर्फ एक मूर्ति की कमी रह गई, सिर्फ एक मूर्ति कम पड़ी। कल्लू नाम की इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने पर अरे शिव ने इसी बात को बहाना बनाते हुए कल्लू कुम्हार को अपनी मूर्तियों के साथ उनाकोटी में ही छोड़ दिया। यानी जैसे कि अभी पार्वती की शर्त थी कि भगवान शिव उसको कैलाश पर्वत पर ले आए, उसकी भक्ति को देखकर प्रसन्न होकर उसने कहा था। लेकिन शिव ने भी एक शर्त रख दी कल्लू कुम्हार को कि तुम एक रात में ही मुझे 1 करोड़ मूर्तियां बनाओ, फिर मैं तुम्हें कैलाश पर्वत ले जाऊंगा। तो वो धुन का पक्का तैयार हो गया और बनाते बनाते सुबह हो गई। तो जैसे ही सुबह हुई काम रोकना पड़ा। तो उस समय गिनने पर कितने मूर्तियां निकली, अभी 1 मूर्ति बना देता तो वो कमी पूरी हो जाती थी, लेकिन 1 करोड़ से 1 कम मूर्ति निकलने के कारण शिव क्या करते हैं, वही एक बहाना देकर उसको उनाकोटी में ही छोड़ देते हैं, उसको कैलाश पर्वत पर नहीं ले जाते। तो वहां से वो चले गए वापस। इस जगह की शूटिंग पूरी करते शाम के 4 बज गए। यानी ये कहानी है इस उनाकोटी की, यानी कल्लू कुम्हार की उनाकोटी किस लिए कहा गया है, उसके पीछे सारी कहानी है बच्चों, जो मैंने अभी आपको सुनाई। तो लेखक वहाँ शूटिंग कर रहे थे, तो उनकी शूटिंग पूरी करते हुए शाम के 4 बज गए हैं, यानी वो सुबह 9 बजे पहुंचे थे, है ना। सूर्य के ऊंचे पहाड़ों के पीछे जाते ही उनाकोटी में अचानक भयावना अंधकार छा गया। यानी सूर्य के ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हैं उसके पीछे जैसे ही जाकर देखा उनाकोटी में, तो एकदम वहां पर भयानक, एकदम भयंकर क्या है, अंधकार है, अंधेरा है। मिनटों में जाने कहां से बादल भी गिराए, यानी थोड़ी देर में वहां पर बादल भी उमड़ कर आ गए, क्लाउड्स आ गए। जब तक हम अपने उपकरण समेटे, यानी जब तक ये जो भी शूटिंग की चीजें लेकर गए थे वो सारी की सारी सब पैकिंग कर रहे थे, उस समय बादलों की सेना गर्जन तर्जन के साथ कहर बरपाने लगी। यानी घोर भयानक भयंकर वर्षा शुरू हो गई, यानी गर्जन तर्जन के साथ पूरी गर्जन तर्जन पूरा गरज रहा है, यानी कि थंडरिंग साउंड जो भी सुन रहे हैं, इसी आवाज़ को सुनकर क्या हुआ था, लेखक की नींद जगी थी और उसी ध्वनि की याद में वो उनाकोटी पहुंचे थे। उनाकोटी की ये कहानी है, तो इसी गर्जन तर्जन को याद में उन्होंने ये सारे का सारा ब्यौरा आपको सुनाया है। तो यहाँ पर शिव का तांडव शुरू हो गया है, यानी शिव का तांडव शुरू हो गया था, जो कुछ वैसा ही था जैसा मैंने 3 साल बाद जाड़े की एक सुबह दिल्ली में देखा और जिसने मुझे एक बार फिर उनाकोटी पहुंचा दिया था। जान गए बच्चों, ये इसी उनाकोटी की याद में चले गए थे, जो बारिश हो रही थी, उसकी गर्जन से उनके कान फोड़ी आवाज़ सुनकर जो वो चौंक पड़े और उड़ गए थे, और वो उन्हें इसी उनाकोटी की याद में वो डूब गए थे। जैसे कि 3 साल बाद जाड़ी की एक सुबह उन्होंने जब दिल्ली में जागा तो उसी आवाज़ के कारण उन्हें इसकी याद आ गई और वो हम सबको उनाकोटी पहुंचाए और वहाँ की कथा हमें सुनाई, जो कि मशहूर है। इन उनाकोटी क्या है, कल्लू कुम्हार की उनाकोटी। कल्लू कुम्हार जो कि वो पार्वती का भक्त था और ये कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था, और इसकी मांग पूरा करने के लिए पार्वती शिव से कहते हैं कि उसको कैलाश पर्वत पर लाए। लेकिन शिव भगवान जो है उसके लिए कल्लू को एक शर्त रखते हैं कि तुम एक रात में 1 करोड़ मूर्तियां बनाओ तो मैं तुम्हें कैलाश पर्वत ले चलूंगा। तो जैसे ही सारी रात उसने
मूर्तियां बनाने में काटी तो क्या दिखता है, सुबह हो जाती है। तो 1 करोड़ से सिर्फ एक कम मूर्ति निकलती है, जिसके कारण वो शिव जो है कल्लू को वहीं ऊनाकोटी में छोड़कर वापस चले जाते हैं। समझ में आई बच्चों? यही है इस पाठ का मुख्य उद्देश्य का, जो कि कल्लू कुमार की ऊनाकोटी के बारे में हमें जानकारी मिल पाई है। उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे। धन्यवाद।